नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं कुंदन जमैर। प्रधानमंत्री आज गाजीपुर पहुंचे, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन असल काम तो नोटबंदी के फैसले पर बयान देकर किया। उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि वो गाजीपुर की नब्ज टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता नोटबंदी पर क्या कहती है। इस नब्ज को जानने के लिए उन्होंने नोटबंदी और काले धन पर सफाई दी और कहा कि नोटबंदी से गरीब चैन की नींद सो रहा है और जो वादा उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर किया था वो काम वो पूरा कर रहे हैं। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा। जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपए की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पीएम मोदी ने कहा कि देश में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके पास होना चाहिए था उनके पास वो धन नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी से जिन ईमानदार लोगों को तकलीफ हुई है उनसे उन्हें दुख पहुंचा है। हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे। मुझे बताओ भाई बहनों, लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को है उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों में, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। तो रात भर जाग करके जितनी कोशिश मैं कर सकता हूं आपकी तकलीफों को कम करने की वो कर रहा हूं। क्या इस लाइन से और ऐसे तमाम लाइन से जो प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में कही उससे कोई राहत महसूस कर रहे हैं आम लोग? इस पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं और निखिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। निखिल, एक छोटा सा रिएक्शन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम सबसे पहले लेना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो बात गाजीपुर में कही, क्या उस पर रिएक्शन है लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, आपको बता दें राजधानी लखनऊ का एटीएम है और लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद अब बंद हो गया। तमाम लोग पहुंचे हैं, लेकिन एटीएम बंद होने की वजह से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों ने मुझे इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया है कि मैं इस तरह का काम करूं, इस तरह का कदम उठाऊं जिससे देश की जनता को लाभ मिले। कितना सहमत है प्रधानमंत्री के इस बयान से? परेशान है सब कोई। 2.5 घंटे लाइन में खड़ा रहे, वहाँ पहुँचते पहुँचते कट गई, पैसे ख़त्म हो गए। जब तक 100 के नोट उसमें पड़ेंगे 2.5 घंटे ही चलेंगे। अगर 2000 या 500 का नोट पड़ेगा तो ज़्यादा देर चलेगा। ये परेशानी है कुंदन। तो 2500 की नोट बात कर रहे हैं कि 2500 का नोट होना चाहिए एटीएम में, 100 के नोट खत्म हो जा रहे हैं। आप भी एटीएम में काफ़ी देर लाइन से लगे तो उसके बाद बंद हो गया एटीएम। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इसीलिए जनता ने चुना है। तो जनता को चुनने का तो यही रीजन था, बट जब तक तो 500 की नोट नहीं आती हैं, प्रॉब्लम तो यही है। किसी के पास अगर मैं 2000 भी लेके जाता हूँ मार्केट में तो वो चेंज देने में प्रॉब्लम करता है। भाई 500 की है नहीं है।
200 दो, 300 दो, टंकी पे जाते हैं 500 का पूरा राउंड फिगर में डलाना पड़ता, थोड़ी तो ठीक है, problem बिल्कुल। आती शायद इसी दुख के लिए लखनऊ में भी लोगों को समस्या खेद का प्रकट सामना किया है। करना प्रधानमंत्री पड़ा ने भी कहा है कि मुझे भी दुख हो रहा है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की तकलीफें कम कर सकूं। तकलीफें वो शब्दों से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लग करके आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आपके जेब में पैसे नहीं है। वो पैसे नहीं है जिसे आप दे करके अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, छोटा सा रिएक्शन हिमांशु वहां पर भी लोगों से लीजिए। अब बिल्कुल गाजियाबाद के एटीएम के बाहर हैं और सीधा हम जानते हैं लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिस काम के लिए आपने जनता ने चुना था वो काम वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मोदी जी का एक कहना भ्रष्टाचार को दूर कर, उसमें पहला कदम उठाया, कैसे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने वैकल्पिक साधन न बना के आम आदमी की परेशानी को बढ़ावा दिया। आम आदमी को परेशानियों को बढ़ावा दिया है। कब से लाइन में खड़े हैं आज? हम भैया सुबह से खड़े हैं लाइन में, 2 बार आ गए, पहले दुकान पे गए फिर दोबारा आए। कितने एटीएम के चक्कर काट चुके हैं पैसा लेने के लिए? 2-3 बार चक्कर काट लिए हमने एटीएम के, पैसा नहीं निकल पा रहा है। पैसा नहीं निकल रहा है। एक हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीएम हाउस फोन करके एक सजेशन दिया है, उनसे बात करते हैं क्या सजेशन है उनका। सर मेरा सजेशन इतना ही है कि जैसे कि हम वोट डालते हैं, एक हमारी उंगली पे एक निशान लग जाता है कि एक आदमी जाकर एक वोट डालता है, ऐसे ही जो चीज कर रहे हैं उनको एक निशान लग जाए जो दोबारा बैंक में जाकर वो किसी और बैंक से भी ना निकाल सके पैसे। दिक्कत क्या आ रही है? सर भीड़ ज़्यादा है, सबको एक बार पैसे निकालने के बाद भी लगभग लोग 2-3 बार गए। तो इनका ये सजेशन है कि जो आदमी एक बार पैसा निकाल ले तो उस 4000 को वो कम से कम कुछ दिन तक इस्तेमाल करे। ऐसा ना करे कि अगले दिन भी वही आदमी दोबारा से जो करेंसी उसके पास रखी है उसको एक्सचेंज करने के लिए बैंक के पास चले जाए। ऐसा करने से इनका ये कहना है कि जो आम जनता है उनको कुछ हद तक राहत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनता है, इनका कहना है कि उनके इस फैसले से लोग समर्थन कर रहे हैं उनका। बिल्कुल, ये शायद सजेशन इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं और कुछ पैसे लेते हैं जो एक्सचेंज होता है नोट, और फिर लाइन में लग जाते हैं। इसलिए जो जेन्युइन लोग हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, हमें ये समझाइए कि जो प्रधानमंत्री ने बातें गाजीपुर में कही है उसे किस नज़रिए से देखा जाए, और क्या जो विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है उसका पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कांग्रेस पर इमरजेंसी की याद दिला करके कि आपने अपने नेताओं को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। अगर ये आर्थिक इमरजेंसी है भी तो 50 दिन हमने मांगे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। देखिए कुंदन, ये कुल मिला के जो 2-3 दिन में जनाक्रोश बढ़ा है उसके लिए एक जस्टिफिकेशन लेके आए थे, और वो जस्टिफिकेशन बड़ा वैलिड है कि भाई अगर हम हर घर में जाके अगर झांकते और तब पैसा निकालते तो तब तक वो बगल वाले के यहाँ भेज देता, बगल वाला उसके बगल वाले के यहाँ भेजता। और ये सही कहा उन्होंने कि ये एक झटके में ही हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ उनको कहनी चाहिए थी वो ये था कि हम कैसे ये दिक्कतें दूर होगी, एटीएम वाली दिक्कतें कैसे दूर होंगी, इसके लिए क्या क्या उपक्रम कर रहे हैं। आपने ये तो जरूर कहा कि हम रात रात भर जग रहे हैं, लेकिन अगर आप उपक्रम बताते तो थोड़ी सी राहत मिलती। लेकिन कुल मिला के ये था कि उनका जस्टिफिकेशन ये था कि थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी लेकिन लाभ इसका जो होगा बहुत बड़ा मिलेगा। मोदी जी चूंकि भाषण के एक मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ लोग अगर होंगे भाषण कला में पारंगत तो उसमें मोदी जी हैं। आप देखिए कितना खूबसूरती से उन्होंने कहा कि गरीब तो चैन की नींद सोएगा लेकिन अमीर नींद की गोलियां तलाश रहा है। ये नींद का यमक अलंकार के रूप में इस्तेमाल होना बड़ा खूबसूरत प्रयोग था और जनता इससे मुतासिर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जस्टिफिकेशन चाहिए था कि आप एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। अगर जिस तरह अरुण जेटली ने कल कह दिया कि एटीएम में 3 हफ्ते लग जाएंगे, इसके बाद पैनिक बढ़ गया। बिल्कुल, ये पैनिक कम करने के लिए आप स्टेप्स क्या ले रहे हैं, ये मोदी जी को आज बताना चाहिए था, वो शायद नहीं बता पाए। लिहाजा जनता का पैनिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज उन्होंने कोशिश की इस मंच से कि ये बता पाए कि कितना बड़ा काम उन्होंने किया, और कोई दो राय नहीं है कि बड़ा काम किया है। लेकिन अगर आपको ये करना था तो जो गरीब आदमी है उसको वो जो तंग हो रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय वो उन्होंने नहीं बताया। मेरे ख्याल से वो बताते ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल, लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है और जा करके प्रधानमंत्री मोदी क्या योजना बना रहे हैं ये भी शायद बताते तो बेहतर होता। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमें बता रहे हैं गाजीपुर की रैली में पीएम मोदी ने यूपी को केंद्र के दिए गए सौगात के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने भाषण में एम्स और खाद कारखाना का भी जिक्र किया। ये फसल बीमा योजना के बारे में भी तमाम बिल्कुल बिल्कुल एम्स करके मैंने यहाँ के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम
ईमानदारी के साथ किया है। फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है। यहाँ के किसानों का भाग्य बदल। एनके सिंह जी, एक चीज और हमें समझाइए कि जिस कड़े फैसले का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया, क्या इस कड़े फैसले की तैयारी पहले से नहीं थी, और या फिर प्रधानमंत्री के पास ये बताने के लिए वाकई इस वक्त कुछ नहीं है कि रात भर वो जाग करके कुछ सार्थक पहल कर रहे हैं और कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है? क्या उनके पास बताने के लिए नहीं था, इसलिए वो ये बात नहीं बता पाए? नहीं, एक बात तो भूल हुई है। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये डिसीजन बहुत बड़ा है और इसको इसी तरह किया जा सकता था और कोई विकल्प नहीं था आपके पास। अचानक 8 बजे घोषणा करना कि 12 बजे रात से बंद हो जाएगा, यही एक तरीका था इसका, क्योंकि ब्लैक मनी इतना डीप रूटेड है। 30 लाख करोड़ ब्लैक मनी कहा जा रहा है, जबकि अरुण कुमार जो प्रोफेसर हैं, जो इस सब्जेक्ट पे बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, उनका कहना है कि 60% जीडीपी का हमारा ब्लैक चैनल्स पे चला जाता है। जी। हकीकत यह है कि एक बड़ा टास्क था जिसको पूरा करना था और बड़े गुप्त रूप से पूरा करना था, लेकिन उसी गुप्त रूप में कम से कम अगर ये रहता कि एटीएम फंक्शनल हो जाते, आप कोई भी इस तरह की व्यवस्था करते, किसी और बहाने करते कि भाई एटीएम में ये वेट और ये जो डायमेंशन है इसका भी प्रोविजन रखिए, क्योंकि आगे कभी बदल देंगे हम, साल 2 साल में बदलेंगे, और ये करके फोर्स कर देते तो आज एटीएम से जो पैसा रिलीज होने में दिक्कत हो रही है वो ना होता। दूसरा ये था कि गांव में ब्लॉक के चैनल से ग्राम पंचायत तक आप चले जाते, ग्राम सभाओं तक पैसा दे सकते थे, तो आपने ये चैनल ऑन नहीं किया। आपने सिर्फ एक बैंक चैनल रखा है और बैंक के एटीएम रखे हैं और कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह रखा है, जिससे कि आपकी पूरी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो हकीकत यह है कि आपको किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस पे लेके, और कॉन्फिडेंस पे ये नहीं कि आप उसको बताएं, सिर्फ ये कि जिस दिन आपने अनाउंस किया अगले दिन से आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहते कि आप अपने लिक्विडिटी का इतने % ब्लॉक डेवलपमेंट को देंगे जो कि ग्राम पंचायत तक पहुंचाएगा। मेरे ख्याल से ये कर दे तो हो जाता, लेकिन फिर भी एक बड़ा अभियान है और इस अभियान में ये दिक्कत हो रही है। दिक्कत थोड़ी सी अगर आप समझदारी से करते तो शायद ये दिक्कत खत्म हो जाती। बिल्कुल, थोड़ी प्री प्लानिंग अगर होती दूसरे तरीके से, कुछ और बहाने के साथ, तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता किसी भी चैनल को, और तैयारी भी होती और शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए गाजियाबाद से। हिमांशु, लोग जाहिर तौर पर परेशान हैं, लेकिन क्या लोगों को भी लगता है कि थोड़ी बहुत तैयारी अगर पहले से होती, और जिस तरीके से वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री बैंक की तारीफ कर रहे हैं, उस तरीके से बैंक लोगों को सहूलियतें बैंक के अंदर तो दे रहे हैं, लेकिन एटीएम में जिस तरह के करेंसी को रिफिल किया जाना चाहिए था, उस फ्रीक्वेंटली उस तरीके से नहीं कर पा रहे बैंक। बिल्कुल, जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया था तो लोगों को उम्मीद थी, जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि जितने भी एटीएम है और बैंक है वो सही तरह से काम करेंगे और एटीएम के अंदर आप जाइए और अपना पैसा एक्सचेंज कराकर या पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 2-2 हज़ार रुपए के नोट अपने हाथों में लिए खड़े हैं, उनका ये कहना है कि पैसा हमें मिल गया है, एक्सचेंज हो गया है, लेकिन इस पैसे का कुछ कर नहीं पा रहे। मार्केट में 2000 रुपए अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं तो इतना छुट्टा इनके पास नहीं है, तो इनके लिए ये भी एक कागज का टुकड़ा ही साबित हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष गोयल है। क्या दिक्कत है गोयल जी? ये 2000 का मुझे नोट मिला है बैंक से, उसके बाद भी मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अगर किसी से ब्रेड भी लेने जा रहा हूँ या राशन का कुछ भी सामान लेने जा रहा हूँ, वो भी मुझे घर वापस भेज रहा है कि भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता है, मैं कहाँ से लाऊं इतने खुले हुए रुपए। तो मैं चाहता हूँ कि करेंसी क्यों नहीं अवेलेबल हो पा रही। मैं 2000 रुपये लेके भी जो मोदी जी ने करेंसी स्टार्ट कर दी वो भी मैं नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, क्या फ़ायदा फिर इस करेंसी का। 2000 रुपए होने के बाद भी अपने आप को बेहद गरीब बता रहे हैं। इनका कहना है कि अब क्या करूं इस पैसे का, कुछ खरीद नहीं पा रहा हूं, कागज की तरह इसको साथ लेके जा रहा हूं और जहां सब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सचेंज है ही नहीं, आपको खुले क्या दे, या तो 2000 रुपए का सामान आप लीजिए वरना इसको घर ले जाइए। कुछ यही हाल जो और लोग हैं उनका भी कहना है। क्या कहना है? 2000 के नोट को मार्केट में उतार सर्वप्रथम मोदी गवर्नमेंट ने आम जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया है, आम जनता को लूटने का काम किया। आम जनता भूखी मर रही है, ना वो सब्जी खरीद पा रही है, ना ब्रेड खरीद पा रही है, ना दूध ला पा रही है। सिर्फ केवल ये नोट एक दे दिया कि एक कागज आप ले जाइए आपको मिलेगा। इसमें प्लानिंग पहले से होती कि लोगों को पैसा मिलने लगता टाइम से और पैसा रूटीन हो जाता, तो इस फैसले से खुश थे आप? हाँ, अगर वैकल्पिक साधन बने तो पैसा सबको अच्छा लगता है ना। अब वैकल्पिक साधन नहीं, आपने 500 के नोट पहले क्यों नहीं उतारे?
वो तो आपने ब्लैक में घर में भेज ठीक दिए, है। ब्लैक मनी फिर भी आ रहेगी हिंदुस्तान से। मोदी गवर्नमेंट विदेशों से कागज नहीं ला पाए, गरीब लोगों में खाता जनता रोज देखने के मिल रहा है। उनका कहना है कोई वैकल्पिक साधन होना चाहिए था, पहले से ही कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा पहुंचे और उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सके। 2000 का नोट काफी बड़ा नोट है और ऐसे में मार्केट में खुले पैसे ना होने की वजह से इन लोगों को भी परेशानी हो रही है जिनके पास ये एक्सचेंज मनी अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पर भी प्लानिंग में क्या एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, यहाँ पर भी प्लानिंग में क्या चूक हो गई है कि 2000 का नोट पहले लाया गया मार्केट में और तीसरे चौथे दिन 500 का नोट वो भी किसी किसी को मिल रहा था। यहाँ पर भी प्लानिंग में देखिए, मैं इसको इस तरह लेता हूं कि मैंने किस बात किया, जो मोनेटाइजेशन के एक्सपर्ट हैं, मैंने कहा कि अगर डायमेंशन वही रखते नोट का, नोट की साइज वही रखते, थिकनेस वही रखते, तो इसमें कौन सा ब्लैक मनी वो हो जाता, दिक्कत हो जाती। बिल्कुल। अगर आप वही साइज रखते ताकि एटीएम से ये निकलने लगे। आज आप देखिए 3 लाख एटीएम है देश में जी, और वही अगर नहीं फंक्शनल है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत शहरों की है। आप जो भी दिखा रहे हैं, अपने रिपोर्टर खड़ा कर रहे हैं, वो शहरों में है। बिल्कुल। आप किसी गांव में चले जाइए और तब उस बुढ़िया से पूछे जिसने बेटी की शादी के लिए पनीर 50 किलो का देना है और या दही लेना है, और दही के लिए ग्वाला मना कर दिया है कि नहीं, तुम्हारे पैसे का हम दही नहीं देंगे। ऐसे में बारात आज शाम को आनी है, ये बड़ी एक दिक्कत है। लिहाजा आपको पहला तो ये करना था कि अगर आप इस 2000 के डिनोमिनेशन को एक तो पहले 500 का ले आते, ये ज्यादा अच्छा रहता। मान लीजिए कि आपने 2000 इसलिए कि 500 फेज आउट कर दें, तो 2000 का डायमेंशन वही रखते, चौड़ाई लंबाई वही रखते, वजन वही रखते, एटीएम एक्सेप्ट कर लेता। हाँ, तो वो ज्यादा आसान रहता। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक बार फिर से वहां पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे पूछे कि प्रधानमंत्री ने शब्दों का मरहम लगाने की कोशिश की है, जो लोगों को परेशानी हुई है, क्या वो मरहम काम कर रहा है क्या? बाद में क्या वजह नहीं पता, ये मैसेज एटलीस्ट जाएगा। जी बिल्कुल कुंदन, राजधानी लखनऊ में भी तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण को सुना है, उन्होंने उनकी बातों को सुना है, उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैंने कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि जो अमीर आदमी है वो जो है वो नींद की गोली ले रहा है, जो गरीब आदमी है वो चैन की नींद सो रहा है। मैंने एक प्रयास किया है और जनता ने मुझे इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उससे सहमत है आम जनता, आप जैसे लोग जो एटीएम के बाहर लाइन लगाए हुए हैं? अभी जो आपने बताया कि जो नींद की गोली खा के सो रहा है और जो गरीब आदमी जो आराम से सो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है। मुझे लगा गरीब आदमी परेशान है, अमीर को तो कोई चिंता ही नहीं, वो जैसे था वैसा ही है। गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी परेशान है। शहर के तमाम एटीएम बंद हैं, ऐसे में सुविधाएं बहुत हो रही हैं। बिल्कुल नहीं, एटीएम में पैसा आप देख रहे हैं सामने एटीएम क्लोज है, एटीएम में पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? तो कुंदन, जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के बयान से सहमत नहीं, कुछ लोग सहमत भी हैं। हालांकि एटीएम की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में तमाम एटीएम बंद हुए हैं, बंद हैं इस समय। जो खुले भी घंटे 2 घंटे के लिए वहां कैश खत्म हो चुका, उनका भी शटर गिर गया है। तमाम जनता एटीएम काउंटरों के बाहर खड़ी हुई है, लाइन लगाए हुए है और एकाएक उन्हें पता चल रहा है कि एटीएम मशीन बंद हो गई। ऐसे में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, कई जगह लोगों में रोष भी है कि गरीब आदमी जो है उसके पास पैसा नहीं है। एक तरीके से घोषित रूप से बैंक बंद है और अघोषित रूप से एटीएम भी बंद हैं, तो आखिर लोगों को परेशानी कैसे ना हो, परेशानी तो होना लाजमी भी है। शुक्रिया निखिल, शुक्रिया हिमांशु, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं दरअसल रामगोपाल यादव की भी। एसपी के बर्खास्त नेता रामगोपाल यादव ने आज इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामगोपाल यादव रो भी पड़े। रामगोपाल ने कहा कि टिकट बंटवारे में मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अखिलेश को चुनाव का चेहरा घोषित करें। साथ ही उन्होंने बर्खास्त नेताओं की वापसी की भी मांग की। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर पार्टी में टिकट बांटे जा रहे हैं। पार्टी से निष्कासन के प्रश्न के जवाब में डॉक्टर यादव ने कहा कि मैं अपने को समाजवादी पार्टी का सदस्य मानता हूं और पार्टी सदस्य होने के नाते ये बयान दे रहा हूं। रामगोपाल यादव ने कहा कि विधायकों और सांसदों की मांग है कि बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के टिकट बंटवारा न किया जाए। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, निकाले गए सभी पार्टी नेताओं को वापस लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगोपाल यादव रो पड़े और रुंधे हुए गले से कहा कि एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हमारी मांगे माने या फिर अधिवेशन बुलाएं। डॉक्टर रामगोपाल यादव ने यह दावा किया कि उन्होंने एसपी का संविधान लिखा है और कई मुश्किलों से एसपी को बाहर निकाला है और कई कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। एसपी में जारी अंदरूनी लड़ाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे अखिलेश यादव पूरे देश में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं।
होगा सुन ही नहीं पाओ। मेरा रिटन स्टेटमेंट है, इसलिए कि इधर उधर न कर सको। और छोटा स्टेटमेंट है, छोटा। बाद में एक आध का सवाल वैसे मैं देना नहीं चाहूँगा, लेकिन ठीक सवाल पूछोगे तो जवाब भी दे सकता। मैं इसके स्टेटमेंट की कॉपी भी आप सबको दे दूंगा, लेकिन पहले मैं इसको पढ़ दूंगा आपके सामने। तैयार हैं आप लोग? पिछले 2 महीने से अधिक समय से समाजवादी कई नेताओं को असंवैधानिक तरीके से निकाला गया है। मुख्यमंत्री को नज़रअंदाज करके मनमाने तरीके से टिकटों का वितरण किया जा रहा है। इससे आहत होकर समाजवादी पार्टी के कई हजार कार्यकर्ता, जिनमें राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि, विधायक तथा सांसद शामिल हैं, मुझसे मिले हैं। उनकी मंशा है कि नंबर 1, सभी निष्कासित नेताओं को पार्टी में तत्काल वापसी हो। 2, एनके सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे इस पर रिएक्शन लेते हैं। एनके सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि रामगोपाल यादव की किसी भी तरीके से वापसी पार्टी में हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नेताजी को की तारीफ करते हैं, लेकिन अलग अंदाज में करते हैं। नहीं, देखिए, रामगोपाल की अभी तक जो इमेज थी, जब उन्होंने चिट्ठी बम्बई में बैठ के 2 चिट्ठियाँ लिखी थी, उस समय पार्टी के लीडरशिप को ज़बरदस्त आरोप लगाया था, करप्शन तक का आरोप लगाया था। आज जब वो रोता है नेता, तो एक तो कैडर डर जाता है कि तो बड़ा कमज़ोर निकला, तो इसलिए रामगोपाल का यहाँ पे रोना जरूरी नहीं। किस बात पे आप रो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को बोलना नहीं आता? मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा तो आप रो क्यों रहे हैं? मुख्यमंत्री को कहिए कि बाहर आए। आप बाहर हो गए हैं, तो ये जो आप रो रहे हैं, इससे जो आपका जो कैडर है, जो आपके साथ है, तमाम विधायक, आप कह रहे हैं, आपने स्टेटमेंट में कहा है कि विधायक हमारे साथ आते हैं, तो आप ये रो किस बात के लिए रहे हैं? आप या तो दम नहीं है, और हकीकत ये है इमोशनल अत्याचार दोनों तरफ से चल रहा था, चाचा और भतीजे की तरफ से भी। तो ये बाहर पार्टी से हो गए, लेकिन इन्होंने भी सर कैसे तो नहीं चाल चल दिए। हाँ, नहीं, ये इमोशनल अत्याचार वाला नहीं, तो कमजोरी का द्योतक है। क्योंकि इमोशनल अत्याचार अगर होता तो आप पहले कुछ अनाउंस करते, उसके बाद कहते कि मुझे रोना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये पार्टी मैंने छोड़ दिया है। आप इस पार्टी में अभी भी अपने को बता रहे हैं, जबकि आपको निकाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रामगोपाल को ज़्यादा फर्म होकर आना चाहिए था। इनकी इमेज कंपैरेटिवली अच्छी है। उस पूरी पार्टी में अगर एक व्यक्ति की इमेज बहुत अच्छी है अखिलेश के अलावा, तो वो रामगोपाल की है, तो लिहाजा इसमें कमजोरी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा ये है कि अखिलेश यादव का अगर कहने के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव भी इसमें आके कहें कि हाँ भाई, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, हमें कोई विकल्प देखना पड़ेगा। इतने के बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन अभी तक लगातार इलेक्शन होने जा रहा है कुछ महीने में, और आप अभी तक कंफ्यूजन में रखे हैं। इससे आपका कैडर आपसे दूर हो जाएगा। उसको डर लगेगा कि जब इतने कमज़ोर लोग हमारे साथ हैं तो शायद हम मजबूत नहीं हैं, तो वो शिवपाल की तरफ भागेगा। तो मेरे ख्याल से ये आज जो इन्होंने दिखाया है, ये कमज़ोरी डिफरेंट है, और ये लग रहा है कि वो बहुत दुखी हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हकीकत ये है कि मास बेस न तो इनका है, न रामगोपाल, न तो इनका है, न शिवपाल यादव का है। हकीकत यह कि सिर्फ अखिलेश को छोड़ दिए तो मास बेस इस समय मुलायम सिंह का भी नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह का पुराने नेता हो गए हैं, मास बेस उनका नहीं। इस समय अखिलेश का इंडोर्समेंट काफी अच्छा है। तो ये सब चीजें अखिलेश को करनी चाहिए। अगर यही अखिलेश रोते तो उसका मैसेज दूसरा जाता। रामगोपाल निकाले हुए व्यक्ति अगर रोते हैं तो इसका मैसेज दूसरा जा रहा है। क्योंकि ये दुख इसलिए भी है क्या एनके सिंह जी कि इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है फिलहाल, और जिस पार्टी के लिए संविधान लिखा जिस शख्स ने, उसे ही पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर आरोप सही है कि एक व्यक्ति की चल रही है पार्टी में, या फिर मुलायम सिंह यादव अपने मन से नहीं फैसले ले रहे हैं, अपने मन से फैसले लेते हैं तो ऐतिहासिक होते हैं, रामगोपाल यादव कह रहे हैं, तो ये टीस तो नहीं है ये। जी, मुझे याद आता है जैसे इन्होंने कहा तो मुझे याद आया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, वो भी कांग्रेस से बाहर हो गए थे। जी, तो ऐसा नहीं है। संविधान लिखने से कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने संविधान लिख दिया तो आपको गले उठा के लोग घूम रहे हैं। मास बेस होना चाहिए। आज अगर आपका मास बेस होता तो यही मुलायम सिंह की हिम्मत ना पड़ती। आज अखिलेश को हटाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मास बेस अगर किसी एक लीडर का है तो अखिलेश का है, बाकी किसी का नहीं है। जी।
तो हकीकत यह है कि आप उसी के बुनियाद पे अपनी पॉलिटिक्स करें बजाय इसके कि इमोशनल अत्याचार करें। अब वो फेज खत्म हो गया है जिसमें इमोशनल अत्याचार की जरूरत है। अब आप अपने कैडर को एश्योर करें कि नहीं, हम लोग हैं और हम लोग निकल के भी अच्छा करेंगे, रह के तो अच्छा करेंगे ही। मेरे ख्याल से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका रेशनल नहीं समझ में आ रहा कि इटावा में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इरिटेशन इतना है कि कोई सवाल पूछ रहा है तो उस पर आप नाराज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इनका जो अपना अस्तित्व दिखाई दे रहा है कि चैलेंज में है, ये रुलाई उसकी है। ठीक है, एक चीज और कि क्या मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और रामगोपाल के बीच इतनी कड़वाहट है या थी कि अब इनकी वापसी किसी भी तौर पर पॉसिबल नहीं है? क्या ये लगता है? नहीं, उस पार्टी में ऐसा है नहीं। उस पार्टी में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये दो आदमियों की लड़ाई है, शिवपाल और रामगोपाल की। रामगोपाल कंपैरेटिवली अच्छे आचरण के हैं, अच्छी इमेज वाले हैं, तो देर में आप देखेंगे देर सवेर रामगोपाल को पार्टी लेगी ही लेगी। मुझे नहीं लगता इनका जो रोना है ये एक कमजोरी दिखाई देता है। अदरवाइज मुलायम सिंह की मजबूरी होगी, क्योंकि अखिलेश वहां बैठे हैं और वोट मिलेंगे तो अखिलेश को मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलने जा रहे। लिहाजा जिस दिन अखिलेश चाहेंगे रामगोपाल अंदर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा गणित लगाने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही है कि अखिलेश उसको कब चाहेंगे, शायद वो पॉलिटिकली देख रहे हैं कि ये मूव कब लेंगे कि अखिलेश रामगोपाल को पार्टी के अंदर लाया जाए और उसके लिए दबाव बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि रामगोपाल की वापसी हो सकती है, और जिस तरीके से इमोशनल कार्ड खेल लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, समाजवादी पार्टी के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, और ये तक कह दिया कि पार्टी अधिवेशन बुलाएं, उसमें जो निकाले गए लोग हैं उन्हें कहने का मौका मिले, उन्हें वापस लिया जाए, और पार्टी में सिर्फ एक धड़े की चल रही है, मुख्यमंत्री तक की भी नहीं सुनी जा रही है। ये तमाम बातें रामगोपाल यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर विशेष में फिलहाल इतना।